नहीं है। जैसे एस्से में जब आता है ना आपके पास, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि लिखना क्या है, राइट, लिखना क्या है। जैसे 2-4 लाइन के बाद फिर ना समझ में आना बंद हो जाता है कि अब क्या लिखें, ठीक है, क्या लिखें। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या लिखें इसमें। ऑन कर दिया, इधर पहले से था, ओके, मुझे ये दे दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज ये आवाज थोड़ा ज़्यादा है, ऑल ओके, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखेंगे कि आज जो हम लोग का सेशन होगा वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि एस्से में क्या लिखना है। जैसे 800 वर्ड्स लिखना होता है, जैसे हम लोग यूपीएससी में लिखते थे तो 1250 वर्ड्स, और पहले हम लोग जब एस्से लिखते थे बिफोर 2015, तो उस समय क्या होता था कि 2500 वर्ड्स में एक सिंगल एस्से लिखना होता था। आफ्टर दैट क्या हो गया कि उसके बाद उसको 2 एस्सेज लिखने पड़े, और बीपीएससी में देखोगे तो उसमें भी थोड़ा शॉर्ट करता है कि आपको लगभग 800 वर्ड्स में 850 वर्ड्स में आपको एक एस्से लिखना होता है। तो ये 3 डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस हैं। तो बीपीएससी का जो एस्से है, इसमें आप सभी को पता होगा कि 3 एस्सेज आते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। इससे पहले आप सभी को तो पहले बधाई, है ना, प्रीलिम्स का, लेकिन ये पहला बेसिक पार्ट है, हम लोग को इससे बहुत आगे बढ़ना है। और आप सभी को जो मतलब आपका जो एस्से का पार्ट है, इस पार्ट में बहुत ये निर्णायक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे इसमें मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, राइट। तो आप सभी को पता होगा बेसिक चीज कि 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन होता है दैट इज फिलोसॉफिकल एस्से, है ना। सेकेंड जो सेक्शन होता है इसमें करेंट इशूज होते हैं, राइट। और इसमें करेंट इशूज में ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है ना। एंड थर्ड जो सेक्शन होता है ये होता है अपना रीजनल लैंग्वेजेस का होता है। इससे 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, है ना। पहला अपना कौन सा हो गया, फिलोसॉफिकल एस्से। सेकेंड जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, करेंट इशूज। एंड करेंट इशूज में वो कोई भी आ सकता है, समटाइम्स यू विल फाइंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज भी कभी कभी पूछते हैं। तो ये आपका पूरा जीएस बेस्ड है, बट इसमें अप्रोच चेंज करना होगा आंसर्स लिखने का, बट ये टोटली जो है वो जीएस बेस्ड इसके अंदर होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है थर्ड सेक्शन में कि कैसे हम लोग इसको बूस्ट करें, कैसे बेहतर करें, ठीक है। तो आज तीनों को देखेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सेक्शंस क्या है, डिफरेंट थीम्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले एक बात मैं बताता हूँ, अभी जिसको हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, कि किसी भी एस्से में अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ें मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज फिलॉसफी एंड द सेकेंड वन इज लिटरेचर। फिलॉसफी एंड लिटरेचर, इन दोनों को आपको इनकलकेट करना है अपने आंसर्स में। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग अपने आंसर्स में डिफरेंट टाइप के कौन कौन से फिलॉसफीज हैं इसको भी आपको पढ़ाएंगे। पहले कि डिफरेंट फिलॉसफी कौन कौन सी है, जैसे चारवाक्य फिलॉसफी क्या है, कोई मेटलिस्टिक थॉट का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, मेटलिस्टिक कोई क्वेश्चन आया, तो मेटलिस्टिक क्वेश्चन आया तो उसमें आपको चारवाक्य फिलॉसफी को कहीं ना कहीं उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप देखो कि क्वेश्चन जो है वो आ गया, मान लो लेटर सपोज कि क्वेश्चन जो है वो आ गया सोल से रिलेटेड, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया, सोल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो उसमें आपको डिफरेंट फिलॉसफीज को यूज करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम कॉपीज में मिसिंग होती है, ठीक है, मैक्सिमम कॉपीज में ये चीजें मिसिंग होती है। तो हमें क्या करना है, पहला कि इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो एस्से पढ़ाता हूँ वो कौन सा एस्से पढ़ाता हूँ, फिलोसफिकल, क्योंकि इसी फिलोसफिकल एस्से का यूज आपको करंट के अंदर भी करना होता है, और उसी का यूज जो है आपको कहाँ पे करना होता है, रीजनल क्वेश्चंस में भी करना होता है। जैसे रीजनल क्वेश्चन में बोला कि कोई भी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ उसमें भी फिलोसफिकल चीजें हैं, कुछ ना कुछ उसका भी कोई ना कोई थीम है ना, कोई ना कोई क्या है उसका थीम है। तो हमें देखना है आज के सेशन में कि आंसर्स को इससे को लिखा कैसे जाता है, इसके अप्रोच क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, और एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है तो उस सिंगल वर्ड में हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। उस सिंगल एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस को कैसे किस किस डायमेंशंस में लेकर जाएंगे, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है क्या सभी को, है ना। इससे पहले किसी को कोई डाउट हो मन में, अगर कोई और क्वेश्चंस चल रहे हो तो प्लीज़ आप लोग पूछें, फिर हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मन में कोई क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर आप लोग को मैंने पहले दिया था, अगर कोई पहले का स्टूडेंट हो, प्रीवियस ईयर यूपीएससी का मैंने दिया था, आप लोगों के पास है क्या, किसी के पास यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लिस्ट मैंने दिया होगा, आप लोगों के पास है क्या? हाँ, दैट वन, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इसमें रेफरेंस आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस का ही लेना पड़ेगा। लगता है आपने अभी तक इसको फर्स्ट टाइम ही टर्न किया है। किसका है ये? अभी तक इसको छुआ भी नहीं है, लगता है ना, रखा हुआ था अच्छे तरीके से। तो 3 सेक्शंस हो गए, अब सभी को पता है। पहला सेक्शन जो हो गया वो कौन सा हो गया, फिलोसफिकल। दूसरा जो हो गया करेंट इशूज, एंड थर्ड जो सेक्शन है वो रीजनल। एंड रीजनल इज समथिंग लाइक दैट, ये भी फिलोसॉफिकल ही होता है। इसमें जब फिलोसॉफिकल एसेंस मिस हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल एसेंस मिस हो जाते हैं तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। यहां पर जब आपको लिटरेचर और फिलोसफी का जब एसेंस है वो मिस हो जाता है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इन 3 सेक्शंस को हमने करना है और इन सभी को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे जो स्ट्रक्चर है इससे का, उसके अंदर कई सारे स्टेटमेंट आपको लिखने होते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं इससे को, सो समझो। सबसे पहला जो इससे है इसका हम लोग डिसाइड करते हैं थीम। फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किसी भी एस्से का, क्या डिसाइड करना, थीम डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना बोलो, थीम। अब ये थीम क्या होता है, ये एकदम मैं बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि थीम होता क्या है, व्हाट इज थीम। ठीक है, अगर आप थोड़ा सही से देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 20-25 थीम्स में कंप्लीट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस, कोई भी सिंगल क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चंस ये 20-25 थीम्स के अंदर, 20-25 थीम्स में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका क्या डिसाइड करना है, हम लोगों को थीम डिसाइड करना है। आप लोग को भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठाना, ऐसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी उठाना और सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझते हुए और उसका क्या डिसाइड करना है, थीम डिसाइड करना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। राइट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि बीपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, आपको 16(8) का है कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डजंट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। है ना, फॉरेस्ट जो है वो अपना जंगल, अपना फॉरेस्ट जो है वो अपना ट्री, पेड़ खुद बनाता है। एंड इट डजंट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स, ये लोगों का वेट नहीं करता है कि वो जाएंगे और वहाँ पर सीड डालकर आएंगे और तब मैं क्या करूँगा, ग्रो करूँगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 2-3 क्वेश्चंस और पढ़ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये कैसे क्वेश्चंस है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझना कि ये क्वेश्चन फिलोसॉफिकल है कि ये क्वेश्चन फिलोसॉफिकल नहीं है, करंट बेस्ड है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन फिलोसॉफिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में लिखा कुछ और हो, उसका एसेंस कुछ और आ रहा हो, व्हाट इट मीन्स कि ये कैसा क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इसका एसेंस निकल कर कुछ और आ रहा हो। जैसे द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, छत को बनाने का समय वो तब होता है जब सन क्या हो रहा हो, सन शाइन कर रहा हो। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि सन इज शाइनिंग और रूफ के बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछ रहा है, दिख कुछ और रहा है ना। मतलब कि अगर क्वेश्चन का वर्ड कुछ और हो, पूछना कुछ और चाह रहा हो, उसका एसेंस कुछ और हो, व्हाट इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर क्या है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। और फर्स्ट सेक्शन जो होता है अपना वो क्या होता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होता है।
है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखना कि एक क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। आपको खुद को खोजने की जो प्रक्रिया है वो अब क्या हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकली उसको आउटसोर्स कर लिया गया। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप खुद को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी के थ्रू खुद को डेवलप कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो हैं ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि वीमेन एम्पावरमेंट क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट से अपन क्या सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है वो कैसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा कुछ और जा रहा है और पूछा कुछ और जा रहा है। लैंग्वेज इसका कुछ और है लेकिन इसका एसेंस जो है वो क्या है, कुछ और है। क्लियर है क्या सभी को? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के सेंटर में होता है वो क्या होता है, उसका थीम होता है। थीम कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्या होता है उसका थीम होता है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या होता है, उसका थीम होता है कि थीम एक्चुअल में है क्या, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले क्या डिसाइड करो, उसका थीम डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन से हम लोग थीम कैसे डिसाइड करेंगे और कौन कौन से टाइप के थीम्स हो सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि थीम्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लोग फिलॉसफी के अंदर देखें तो लगभग 25-30 थीम, जैसा कि मैंने बोला। जैसे यहां पर क्वेश्चन था कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, है ना, एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी हमने, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजना है। व्हाट इट मीन्स, ये किस चीज से रिलेटेड है, नॉलेज से। खुद को खोजना मतलब क्या, खुद के एक्चुअल जो नॉलेज है, जो दिख रहा है, जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है और जो एक्चुअल वर्ल्ड है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है। जो दिख रहा है ये एक्चुअल में ये है नहीं, जो नहीं है वो दिख रहा है। मतलब इसका थीम क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। मतलब क्या, इसका थीम क्या है, अब खुद को जानना है। और खुद को कब हम लोग जान पाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, नॉलेज होगा, है ना। अरे हाँ या नहीं? एक बच्चा और एक आप दोनों क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने देखा, लेट अस सपोज कि वो सांप है। ठीक है, सांप था, चल रहा था, बच्चे को उसके बारे में नॉलेज नहीं था, वो जाएगा उसको पकड़ लेगा। आपको नॉलेज है, सेंसेशन क्रिएट होगा, सेंसेशन क्रिएट होगा, आप उससे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, व्हाट इज इट, नॉलेज। तो खुद को जानना इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू नॉलेज। जब तक नॉलेज नहीं होगा आप खुद को नहीं जानेंगे। हम लोग बोलते हैं ना महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध को जो है नॉलेज गेन हुआ 6 years का उनका था ना, ये क्या बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी था कि पहले वो अनपढ़ थे, उनको लिखना नहीं आता था। उन्होंने क्या किया, उनको क्या ज्ञान, क्या गेन हुआ, बोलो, सेल्फ डिस्कवरी उन्होंने किया। दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस होता है ना, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, बोलो, नॉलेज से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वर्क क्या है, हमें क्या डिसाइड करना है, फर्स्ट वर्क भाई लोग क्या करना है, बोलो, थीम डिसाइड करना है। हर क्वेश्चन का, डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट थीम्स होंगे, आपको डिसाइड करना है। जैसे इस क्वेश्चन का थीम हमने देखा कि नॉलेज होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नॉलेज के आसपास ही राउंड करेंगे कि अच्छा नॉलेज होता क्या है, नॉलेज कहाँ से गेन होता है, नॉलेज को गेन करने का क्या क्या तरीका होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजना है, सेल्फ डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ध्यान से समझना। और इसी चीज, सेम इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो आपको थर्ड वाले सेक्शन में यूज होगा, थर्ड वाले सेक्शन में। तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या हमारा थीम डिसाइड करा कि सेल्फ डिस्कवरी मतलब किस चीज को गेन करना है, बोलो, किस चीज के बारे में ये बात कर रहा है, बोलो, नॉलेज के बारे में। तो हम लोग नॉलेज देखेंगे ना कि नॉलेज कहाँ से मिलता है, नॉलेज के क्या क्या सोर्स होते हैं, कैसे हमको नॉलेज मिलता है ना। कई बार क्या होता है, सामने से देखकर हमें नॉलेज मिलता है। कई बार क्या होता है, किसी के बारे में कोई आपको बता रहा है, जैसे मैं अभी फिलॉसफी के बारे में आपको बता रहा हूं, आपको तब नॉलेज गेन हो रहा है।
तो नॉलेज गेन करने का भी क्या होता है, कई तरीका होता है ना। यहां पर क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजने की प्रक्रिया। और खुद को खोजने की प्रक्रिया मतलब जानना, खुद को जानना। खुद को जानना मतलब खुद के बारे में नॉलेज गेन करना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका थीम क्या हो गया, नॉलेज हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग को क्या करना होगा, थीम डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वर्क इज टू डिसाइड द थीम। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं और आप लोगों से पूछेंगे कि इसमें थीम क्या हो सकता है। कोई और क्वेश्चन, और जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, हाँ प्लीज। अब यहां पर एक बात समझो, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, लेकिन फाइनली हमारा मोटिव क्या है। देखो, दो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, दो कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, अगर आप जीएस के क्वेश्चंस भी देखो तो दो कीवर्ड्स होते हैं। हमारा मोटिव क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड से किधर की तरफ आना, प्राइमरी कीवर्ड की तरफ। द अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द प्राइमरी कीवर्ड, है ना। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि सेल्फ डिस्कवरी को गेन करना है, को प्राप्त करना है। और मैंने बोला कि तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेल्फ डिस्कवरी को प्राप्त करने का, सेल्फ डिस्कवरी को गेन करने का क्या लिखा हुआ था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। जैसे बोला कैसे मेथड्स हो सकता है, आप खुद को कैसे जान सकते हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, महात्मा बुद्ध के समय में क्या होता था, वो कैसे खुद को प्राप्त, खुद को कैसे जाने, मेडिटेशन के थ्रू। और कैसे हो सकता है, पढ़कर, स्टडी करके। और कैसे हो सकता है, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है। बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन उन तरीकों में से, उन मेथड्स में से ये जो मेथड है, विच मेथड, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स होने का जो मेथड है, वो आज के समय में क्या है, डोमिनेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स कौन कौन से हैं, एंड उन सारे मेथड्स में से राइट नाउ कौन सा मेथड डोमिनेंट है, तो टेक्नोलॉजी का मेथड डोमिनेंट है ना। कोई दिक्कत क्या आपको, बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना होगा कि कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स सर्च करने होंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स सर्च करना होगा। जो प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे उन प्राइमरी कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा, और उसके क्या क्या मेथड्स होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू फाइंड द थीम। और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस थीम करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे इसके आंसर्स को लिखना है। फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड द थीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है कि हैंड दैट रॉक्स द कार्डल रूल्स द वर्ल्ड। हैंड दैट रॉक्स द कार्डल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है, जो क्या करता है, कार्डल समझते हो, झूला है ना, जो झूला झूलाता है ना, उसके हाथों में क्या होता है, वर्ल्ड का पूरा क्या होता है, वर्ल्ड का पावर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहे, आवाज नहीं है। नहीं, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। हिंदी में आप समझो कि पालना, हिंदी में लिखा हुआ है इसका, पालना झुलाने वाले के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। द हैंड दैट रॉक्स द कर्डल, जो हाथ, वह हाथ जो क्या कराता है, पालना झुलाता है, उसके हाथों में क्या होती है, वो संसार की बागडोर होती है। वो जैसा, पावर नहीं है यहाँ पे, वो जैसा चाहेगा वर्ल्ड वैसा होगा। इसका मतलब क्या, नहीं 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 नहीं, थीम यही तो, इसलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थीम के ऊपर। एग्जैक्टली जैसा सोसाइटी होगा, है ना, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होगी, है ना, वर्ल्ड भी क्या होगा, वैसा होगा, है ना। यहां पर पालना झुलाने का मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपकी मां हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन क्या है और थीम डिसाइड करना। तो यहां पर क्या थीम हो जाएगा, क्या किसके अराउंड ये घूम रहा है, सोसाइटी है ना, पेरेंट्स, इनके हाथों, इनके पास में ही ये पूरा चीज घूम रहा है। और यहां पर क्या, पेरेंट्स तो एक क्या है, पार्ट है, टीचर्स हो सकते हैं, दे आर द पार्ट, लेकिन करना क्या है, ये पेरेंट्स टीचर करते क्या हैं, आपके अंदर कैरेक्टर को इनकलकेट करते हैं, इनबिल्ड करते हैं। व्हाट इट मीन्स कि जैसा आपको वैल्यूज मिलेंगे, है ना, जैसा आपको वैल्यूज मिलेंगे,
ठीक है ना। जैसा आपको वैल्यूज मिलेंगे वैसा ही क्या होगा, जैसे आपको वैल्यूज मिलेंगे वैसा ही आपके अंदर नॉलेज आएगा, वैसा ही आपके वैल्यूज होंगे, और जैसा आपका वैल्यूज होगा आप उसी तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ और है, क्या कुछ और रहा है, और हम लोग समझ कुछ और रहे हैं, हम लोग समझने लग रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ और चीज है। क्या हो गया उस पर ठीक है, छोड़ दीजिए। बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, है ना। अब अभी मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि बेसिक चीजें क्या है, कैसे हम लोग को देखना है, और फिर कहां गया, ठीक है। बेसिक चीजें क्या है सो हम लोग को देखना है। सबसे पहला यहां पर क्या होगी, यहां पर फाइनल थीम क्या हुआ, हमारा थीम क्या होगा, वैल्यूज, है ना। वैल्यूज, वैल्यूज जैसा आपको मिलेगा आपके पेरेंट्स से, सोसाइटी से, वैसा ही आप क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, है ना। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या होता है, थीम होता है। बिहार रिलेटेड में क्वेश्चंस का ही बताऊंगा। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि सर बिहार रिलेटेड एग्जांपल्स कहाँ से लाएं। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस के, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सर क्या समझ ही नहीं आता है कि ऐसे में लिखना क्या है। वही मैं बता रहा हूँ, आप लोग शांति, थोड़ा सा टाइम दे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू फाइंड द थीम, फाइंड द थीम। क्लियर है क्या सभी को। और भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप लोगों से जानना चाहूंगा। क्वेश्चन है, लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अगेन ये वैल्यूज है। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है, किसके किसके बीच का, ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, है ना। आपके अंदर फीचर्स हैं ह्यूमन का, और वो जो फीचर्स है वो आपके वैल्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग। अगेन यहां पर जो थीम होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस चीज का है, बोलो, वैल्यूज का, वैल्यूज का। क्लियर है क्या, वैल्यूज का। तो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में, इच एंड एवरी क्वेश्चन आपको थीम डिसाइड करना है। प्रायर वर्क है एक थीम डिसाइड करना कि थीम क्या है, ठीक है। डिसाइड कर लिया सभी लोगों ने थीम, कि थीम क्या है। तो वही मैं बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। तो फर्स्ट वर्क सभी लोग ध्यान रखना कि सबसे फर्स्ट वर्क है हमें थीम डिसाइड करना। और भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देखो और बताओ मुझे कि क्या इसके अंदर होगा, है ना। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गोज इनटू देम। नॉलेज, है ना, ये इनर नॉलेज का है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, ये क्या कह रहा है कि शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, है ना। जहाज जो है वो अपने आसपास के वाटर से, पानी से नहीं डूबता है। हाँ प्लीज, एग्जैक्टली। ले हम ये जब तक निगेटिविटी को हम लोग अपने अंदर नहीं शामिल कर लें तब तक हम लोग उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, अगेन आपके कैरेक्टर को शो कर रहा है। ये वैल्यू से ज्यादा आपका कैरेक्टर है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके पास करेज है या नहीं है, क्या आप आसपास की जो चीजें हैं उन चीजों से अफेक्टेड हो जाते हैं या नहीं होते, है ना। अफेक्टेड हो जाते हैं या नहीं होते हैं। आप उन चीजों को जब तक, जैसा कि आपने बोला कि जब तक हम लोग खुद से वीक नहीं होते हैं, ये अगेन जो क्वेश्चन है कैरेक्टर एंड कैरेक्टर के अंदर जो करेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थीम डिसाइड करना इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम एकदम बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, आपको फर्स्ट वर्क करना है डिसाइड द थीम। क्लियर है क्या, हो जाएगा, डिसाइड द थीम कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। एक दो क्वेश्चंस और मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, कि आपके पास ऐसा कोई फिलॉसफी, आप कुछ चाहते नहीं है, इज यूटोपियन। फिर से समझना, फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन,
वाइल मेटलिज्म इज चैमिरा। मतलब क्या है इसका हिंदी आप समझना कि आपके पास कोई इच्छा नहीं है, वांटलेसनेस है, आपके पास कोई इच्छा नहीं है, ये एक क्या है, कल्पना है। ठीक है, कोई ऐसा ह्यूमन हो ही नहीं सकता जिसके पास कोई इच्छाएं ना हो, है ना, डिजायर्स ना हो, है ना। एंड जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, मेटलिज्म है, वो क्या है, इज ए मिथ। क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझ लो। यहां पर दो चीजें हैं कि आप, कोई एक ऐसा ह्यूमन नहीं है जिसके पास क्या नहीं हो, इच्छाएं नहीं हो, डिजायर्स नहीं हो, है ना। कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जिसके पास डिजायर्स नहीं हो, और ऐसा, और ज्यादा डिजायर्स होना या ज्यादा मेटलिस्टिक होना, ज्यादा मेटलिस्टिक होना इज ए मिथ। ये माया है, मिथ है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डिजायर्स तो होंगे, डिजायर्स होंगे। अब वो कैसा भी डिजायर्स हो सकता है कि मेटलिस्टिक चीजों का डिजायर नहीं हो। हम लोग डिजायर में क्या समझते हैं? डिजायर का मतलब हम लोग समझते हैं बस जो मेटलिस्टिक चीजें, गाड़ी बंगला, यही डिजायर्स हैं। बट डिजायर्स कई तरह के हो सकते हैं ना, है ना। जैसे कैसे डिजायर्स हो सकते हैं जो कि मेटलिस्टिक चीजों से अलग हो? स्पिरिचुअल डिजायर्स, राइट, है ना। गॉड को, साइंटिफिक डिजायर्स, स्पेस के बारे में जानना, उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास डिजायर्स तो होंगे, डिजायर्स तो होंगे, चाहे वो डिजायर्स मतलब स्पिरिचुअल डिजायर्स हो, साइंटिफिक डिजायर्स हो, या किसी और तरीके का डिजायर्स हो, डिजायर्स तो होंगे। लेकिन किस चीज का डिजायर होना, किस चीज का डिजायर होना बोलो? आपको मेटलिस्टिक चीजों का डिजायर होना, ये क्या है, एक मिथ है, ये सही नहीं है। बिकॉज एक टाइम के बाद क्या होगा, सारी मेटलिस्टिक चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यहां पर क्वेश्चन में दो इंट्स हैं, डिजायर्स, है ना, डिजायर्स, एंड डिजायर्स को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करोगे, कैसे कैसे डिजायर्स होते हैं, और उसके बाद फिर बताओगे डिजायर्स कैसे कैसे होते हैं, और फिर बताओगे कि मेटलिस्टिक जो डिजायर्स हैं वो डिजायर्स क्या नहीं होते हैं, आपके लिए बेहतर नहीं। इट इज ए मिथ, मेटलिस्टिक डिजायर इज ए मिथ। क्लियर है क्या सभी को? मेटलिस्टिक डिजायर इज ए मिथ। तो यहां पर थीम क्या हो गया, डिजायर्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो फर्स्ट वर्क क्या करना है, एकदम फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, थीम डिसाइड करना है ना, थीम डिसाइड करना है। कोई दिक्कत यहां तक एनीवन आप लोग को, है ना? हाँ प्लीज। हाँ सब थीम्स हो सकते हैं। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल वो था, दैट्स वाई उनका शिप है जो डूब गया, है ना? हाँ इट्स काइंड ऑफ, अब थीम एंड सब थीम्स हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग जब स्ट्रक्चर करेंगे ना तो देखेंगे कि थीम्स को कैसे कैसे स्ट्रक्चर करना है। लेकिन फर्स्ट वर्क क्या है कि आपको क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे नहीं जाना है। मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई उसका मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, आपको किसी पे जाना, क्वेश्चन के वर्ड्स पे नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन के थीम पे जाना है। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबसे पहले किस चीज पे जाना है, थीम पे जाना है। कोई अगर इश्यूज हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थीम लिखने के बाद हम लोग का क्या होगा, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें होंगी इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपने थीम लिख लिया, थीम डिसाइड कर लिया, एंड थीम डिसाइड करने के बाद क्या क्या चीजें लिखनी है इसको थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो देखो स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कोट्स, फर्स्ट, है ना,
अब हम लोग जब प्रिपेयर अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हर थीम से रिलेटेड कुछ कोट्स हम लोग पहले से प्रिपेयर करेंगे, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक मटेरियल नहीं रहेगा, जब तक कंटेंट नहीं रहेगा, आप उसको कैसे लिख पाएंगे। तो फर्स्ट जैसे हमने डिसाइड कर लिया, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थीम्स अपने पास चलेंगे। जैसे नॉलेज हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया, विजडम हो गया, ये सब एक तरीके का थीम है, राइट। उसके बाद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कैरेक्टर, वैल्यूज, ऐसे करके मैं आपको 25-30 थीम बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीड हो गया, मेटलिज्म हो गया, जैसे अभी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इस थीम में आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है ना। तो थीम डिसाइड कर लिया, एंड थीम डिसाइड करके देखो आपको वहां पर रैंडमली आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। रैंडमली वहां पर कोट किसी को नहीं याद आता है कि वहां पर पहुंचे और रैंडमली मुझे कोट याद आ जाएगा कि मैं इतना महान हूं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अब इन सारे थीम का कोट आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं लिखाऊंगा और उन सारे कोट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड, मेटलिस्टिक चीजों से रिलेटेड क्या कोट है ना। जैसे अगर एक्सट्रीम मेटलिज्म में जाओ, एक्सट्रीम में तो वहां पर आते हैं चारवाक्य, है ना। और चारवाक्य ने क्या कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेकर घी पियो, है ना, एक्सट्रीम मेटलिज्म। तो अब वो चीज आप वहां पे नहीं याद करेंगे, आपको ये पहले से प्रिपेयर करके जाना है ना। और आंसर का स्टार्ट करना है किस चीज के साथ, आंसर को किसके साथ स्टार्ट करना, बोलो, कोट्स के साथ, ठीक है। किसी भी आंसर को स्टार्ट करेंगे हम लोग किस चीज के साथ, कोट के साथ। तीनों में नहीं चलेगा ये। फिलोसॉफिकल में देखो तीनों का अलग अलग फॉर्मेट होगा। जीएस में आप उसके डेफिनेशन के साथ जाएंगे, जीएस बोल रहा हूं या सेकंड सेक्शन जो बोल रहा हूं उसमें डेफिनेशन के साथ जाएंगे। और थर्ड जो है ना, इसको यहां पर लैंग्वेज के साथ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, इसके बाद स्टोरी करेंगे अपन। कोट्स चाहिए ही चाहिए, है ना। सबका तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होगा। मैं आज पूरा फॉर्मेट पे ही डिस्कशन करूंगा। मैं अभी फर्स्ट सेक्शन का बता रहा हूं। फर्स्ट सेक्शन में आपको कोट्स जाना है, सेकंड सेक्शन में आप स्टोरी के साथ जा सकते हैं, एंड थर्ड सेक्शन में लैंग्वेज के साथ जाएंगे कि आपने किस लैंग्वेज को चूज किया है, ठीक है। लेट अस सपोज कि आपने मैथिली को चूज किया, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि मैथिली के बारे में आपको ये लिखना है। जैसे कि क्या लिखेंगे कि जो ये कोट है या जो ये प्रोवर्ब है, ये मैथिली से एसोसिएटेड है, मैथिली से रिलेटेड है, और इस मैथिली में इसका मीनिंग ये होता है ना। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, या फिर अनेर धुनेर, जितना भी है। वही तो मैं बोल रहा हूं, यहां पर लैंग्वेज के साथ उसको करेंगे, कनेक्ट करेंगे। थर्ड वाला जो सेक्शन है, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा था, लेकिन आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव देखना चाहो तो फर्स्ट सेक्शन में किसके साथ स्टार्ट करेंगे, बोलो, कोट्स के साथ। सेकंड सेक्शन में स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और थर्ड सेक्शन में, या इसको एनेक्डोट्स बोलते हैं, एंड थर्ड सेक्शन में आपको लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना होगा कि ये जो है ये इस लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये अब थोड़ा सा उस लैंग्वेज के बारे में बताना पड़ेगा, और इस लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है। नहीं, कोट को नहीं, अपना खुद का कोट, वो कोट का वो तो साइड ही हो गया। नहीं, जैसे क्वेश्चन में ये जो मैं भी क्वेश्चन, अच्छा आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन खुद कोर्ट में हो, जब क्वेश्चन खुद कोर्ट में होगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कोर्ट में नहीं देता है। जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्री, इट डजंट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं रहते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में कोर्ट कहाँ पे रहता है, बोलो, थर्ड सेक्शन में, वो प्रोवर्ब खुद ही रहता है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको कोर्ट के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर देखो तो वहां पे कोट कैसे यूज करेंगे, वहां पे डिफरेंट पैराग्राफ्स में कोट यूज करेंगे, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। चलो, एंड कोट्स के बाद नेक्स्ट जो अपना काम होगा वो होगा स्टोरी, ठीक है, जिसको एनेक्डोट्स कहते हैं। अब जितने भी थीम्स हैं यहां यहां यहां, इन सारे थीम्स के स्टोरी मैं आपको लिखाऊंगा, 4-5 मैं लिखाऊंगा, 4-5 और आप लोग खुद से सर्च करना, है ना।
मैं हर थीम का, जैसे कैरेक्टर हो गया, वैल्यूज हो गया, या फिर मान लो सेकंड में क्या हो गया कि क्लाइमेट चेंज आ गया, सेकंड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, वाटर कंजर्वेशन हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, या किसी भी वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, रीजनलिज्म हो गया, तो सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं। तो स्टोरी आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा, एनेक्डोट्स आपको लिखना पड़ेगा। यहां भी एनेक्डोट्स, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बोलो, कोट्स, एंड कोट्स के बाद क्या हो गया, एनेक्डोट्स, कोट्स एंड एनेक्डोट्स, और ये स्टोरी आपको बनानी पड़े। नहीं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, कोट्स को एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा पूरा, कोट्स को हल्का एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन हम लोग स्टोरी के ऊपर आएंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कोट्स नहीं लिखते हैं, स्टोरीज के बाद कोट्स लिखते हैं। तो ये भी एक फॉर्मेट चलता है कि स्टोरीज लिखा एंड फिर जब पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हैं उस समय आप कोट डाल रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्मेट चलता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कोट अगर लिखा रहता है स्टार्टिंग में ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर का माइंड, थोड़ा सा मूड थोड़ा ठीक रहता है कि चलो इसने, इसके पास कुछ है, और उसकी रेलेवेंसी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इरेलेवेंट हो जाए, कोट कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, रेलेवेंसी उसकी होनी चाहिए, तो वहां पे पॉइंट बनता है। तो मैं आपको क्या करूंगा, हर थीम से रिलेटेड कोट्स आपको बता के दूंगा, हर थीम से रिलेटेड आपको स्टोरीज बता के दूंगा, यहां भी स्टोरीज और यहां पे भी आपको मैं आपको सबसे रिलेटेड स्टोरी बता के दूंगा। दैट्स वाई ये वाला जो सेक्शन है, फर्स्ट जो सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही सेक्शन का चीजें जो है वो आगे के डिफरेंट सेक्शंस में यूज होती है। वही मेथड सारे सेक्शंस में यूज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनाना है बोलो, कोट्स, एंड कोट्स के बाद क्या करना है, एनेक्डोट्स बनाना है, ठीक है। और इन्हीं दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, एसे के अंदर इंट्रोडक्शन कहते हैं। एसे के अंदर इंट्रोडक्शन ये दोनों ही हो गया, अलग से कोई इंट्रोडक्शन इसको लेने की जरूरत नहीं है। और समटाइम्स आपको कोट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन करके तब आप कहां पे जाएंगे, स्टोरी के पास आएंगे। तो 3 काम हो गया। फर्स्ट हमने क्या डिसाइड करा, थीम डिसाइड करने के बाद कोट्स, एंड कोट्स अभी आपको क्या होमवर्क करना है, आपको डिफरेंट कोट्स, डिफरेंट स्टोरीज आपको बनाना है, याद करना है, पढ़ना है। और इन स्टोरीज के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो लिटरेचर। आप इंडियन लिटरेचर का भी यूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी का भी, या आप वेस्टर्न लिटरेचर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा है, ओथेलो एंड डिफरेंट बुक्स अगर आपने कुछ पढ़ा है, या प्रेमचंद की कोई बुक पढ़ी है, और ये सारा कुछ मैं आपको करके दूंगा कि इसका मतलब ये है, इसका चीज ये है, इसका ये है। सिमिलरली समटाइम्स आप इन जगहों पे गीता के जो डिफरेंट श्लोक्स हैं उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आपके आंसर्स जो होंगे वो दूसरे से डिफरेंट होंगे, है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इससे हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। आप लिखिए, आराम से हो जाएगा, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर अब ये मैं आपको बता के दूंगा, मैं आपको जितने भी श्लोक है, अब सारा मैं श्लोक याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं, ये मेरा वर्क है कि मैं आपको डिफरेंट श्लोक बताऊंगा, और उस श्लोक को कहां यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थीम में इस वाले श्लोक को यूज करना है। ये मेरा काम है, आपको फिर वो उस पर काम नहीं करना है, लेकिन फिर अब उसको याद करना, दैट इज योर वर्क, ठीक है। कंटेंट साइड प्रोवाइड करना वो मेरा काम है, लेकिन उसको लर्न करना, उसको प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं मेन बॉडी पार्ट में। तो ये 2 काम आपको फुल प्रैक्टिस के साथ करना है। और ये जो थर्ड सेक्शन है ना, इस थर्ड सेक्शन को भी ना लोकली, मैं ज्यादातर जो कॉपीज देखता हूँ स्टूडेंट्स का, ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको लोकल उसके मीनिंग पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन मीनिंग पे लेकर नहीं जाना है, उसको उसके फिलॉसफी पे लेकर जाना है ना, उसको उसके फिलॉसफी पे लेकर जाना है, उसके सिर्फ मीनिंग पर लेकर जाकर छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि यहां पर क्या क्या क्वेश्चन था कि मूस मोटाई है तो लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये 68 या 69 का है क्वेश्चन, 68 का है। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। तो इन सभी का अगेन इसमें भी क्या करना, आपको थीम डिसाइड करना है, एंड थीम डिसाइड करके इसमें भी
थीम डिसाइड करके इसमें भी आपको क्या करना है, कोट्स एंड एनेक्डोट्स के साथ ही स्टार्ट करना है, स्टोरी के साथ ही स्टार्ट करना है, चाहे वो हिंदी या ये इसका अब इसमें अब क्या कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, जो मैंने कॉपी देखा है जिनका मार्क्स कम है और जिनका मार्क्स ज्यादा है, इसमें जो डिफरेंस देखा है वो क्या कर रहे हैं कि इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस थीम के ऊपर आ ही नहीं रहे हैं कि इसका थीम क्या है ना, इसके थीम के ऊपर आ ही नहीं रहे। अगर आप देखोगे तो थर्ड सेक्शन इज कनेक्टेड विथ या डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कौन सा सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन। बस आपको इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो रीजनल वर्ड लिखा हुआ उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको उसकी मीनिंग पता है ना तो सीधे कहां पे आ जाएगा, वो किससे रिलेटेड है, फर्स्ट सेक्शन से। जैसे मैं इसके बारे में बोल रहे हैं कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। जिसका मतलब क्या है, अगर देखें तो धर्म और विज्ञान जो है वो क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब इसका मतलब बेसिक मीनिंग निकालने से मतलब नहीं है। अब आपको क्या देखना होगा कि रिलीजन के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक हैं, है ना। रिलीजन के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक हैं, और विज्ञान जो है वो कैसे किसको सपोर्ट करता है, रिलीजन को सपोर्ट करता है। हाँ, ये तो आइंस्टीन का कोट है, ये तो वहाँ डायरेक्टली ये तो कोट ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो डायरेक्ट कोट है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कोट ही है ही, ठीक है। ये नहीं, इसमें फिर से कोट लिखने की जरूरत है, थर्ड सेक्शन में कोट नहीं लिखना है, ठीक है। थर्ड सेक्शन में तब कोट लिखेंगे, बीच में कोट लिखेंगे जब हम किसी रेफरेंस पे जाएंगे तो, ठीक है। थर्ड सेक्शन में कोट के साथ स्टार्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी कोट ही है। वही जो आपने पूछा था, फर्स्ट सेक्शन में भी अगर डायरेक्टली कोट आएगा तो कोट के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे, ये एक अलग कोट और फिर हम अलग कोट देंगे तो वो अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो थर्ड सेक्शन भी, ये थर्ड सेक्शन में फिर से बोलूं कि थर्ड सेक्शन जो है अगेन वो कैसा है, फर्स्ट सेक्शन के जैसा ही है, डिफरेंस उसमें नहीं है, बस उसका थीम यहां भी डिसाइड करना है। यहां भी थीम क्या हो जाएगा, धर्म और विज्ञान एंड रिलेशन बिटवीन देम, अरे हाँ या नहीं, है ना। तो यहां भी वही काम करना है जो फर्स्ट सेक्शन में करना है। डिफरेंट कौन सा सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो आपके जीएस से रिलेटेड है। तो ये था आपका पूरा, है ना। ठीक है, अब समझते हैं, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। ओके, ये तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग फॉर्मेट की तरफ जाते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या लिखना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक मेरा कहीं पे लिखा होगा किसके किसके बीच में डिफरेंस होगा, एस्से राइटिंग वर्सेस जीएस। ये क्या होता है ना कि क्योंकि आपको दोनों चीज एक साथ लिखना होता है, ठीक है। जीएस के भी पेपर्स आप लिखते हैं, जीएस की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, एस्से की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, लेकिन दोनों का मेथड, तरीका दोनों बिल्कुल अलग है ना। मैं जब जीएस वाली क्लासेस में रहूंगा तो दूसरे तरीके से, और यहाँ पर दूसरा तरीके से। यहाँ जो जीएस का क्वेश्चन है उसमें आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, बिल्कुल कौन से फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। यहां पॉइंट फॉर्म एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली लिखना ही नहीं है पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। यहां पर कौन से फॉर्म में लिखाएगा, पैराग्राफ फॉर्म में, एंड एवरी पैराग्राफ के बाद आपको एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मैं आपको फॉर्मेट अभी बता रहा हूं कि अब करना क्या है। कोट हो गया है, एनेक्डोट हो गया, उसके बाद अभी फॉर्मेट मैंने नहीं बताया, बट पहले उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं किसके किसके साथ जीएस और एसए में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर दो और चीजें इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां पे अगर जैसे आपने लिख दिया जीडीपी 5% ऑफ जीडीपी, जैसे वहां पर अगर मान लो आपको बनाना है, एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी बना दी, एक मान लो इंडिया की प्रोडक्टिविटी, और ये मान लो बना दिया अपने किसकी, चाइना की प्रोडक्टिविटी, ग्राफ बना के काम हो गया। यहां पे ऐसे नहीं चलेगा, यहां पे आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। वहां ग्रामेटिकल एरर चलता है, यहां बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। लैंग्वेज एरर यहां बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड जो आइडियाज आपने लिया है वहां पर क्या होता है, पॉइंट फॉर्म में लिख के छोड़ दिया कि इससे ये प्रॉफिट होगा, यहां पे वैसे काम नहीं चलेगा। इससे ये प्रॉफिट होगा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि इससे ये प्रॉफिट कैसे होगा,
प्रॉफिट कैसे होगा ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आइडिया शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड, और इसमें डेटा का यूज तो बिल्कुल ही मत करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेटा वेटा का यूज करने का जरूरत नहीं है, वहां खूब यूज करना है, लेकिन यहाँ पर किस चीज का, मैंने अभी पहले भी बोला था किस चीज का यूज करना है, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज का, डिफरेंट दोनों में। हाँ उसमें भी नहीं, फॉर्मेट एस्से का एस्से जैसा ही रहेगा, उसको जीएस के जैसा नहीं लिखेंगे कि हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज एंड वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा, दिस नहीं, वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे उसको भी विमेन एम्पावरमेंट है तो उसको भी फिलॉसफी के अंदर लेकर आओ, रीजनलिज्म है तो उसको भी फिलॉसफी के अंदर लेकर आओ। वाई विमेन एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सोसाइटिकल हमारा स्ट्रक्चर जो है, सोसाइटिकल वैल्यूज जो है वो सही नहीं है, दैट्स वाई विमेन एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर सोसाइटिकल वैल्यूज सही अगर होते है ना, अगर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं थी। रीजनलिज्म क्यों आया? बिकॉज हमारे पास क्या नहीं था, एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं था, हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं था, दैट्स वाई हम लोग रीजन में डिफरेंस करने लगे, है ना। क्यों आया टेररिज्म, क्यों आया? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी उसी के क्वेश्चंस है, इसको वहां पर टेररिज्म के कॉजेज इंपैक्ट नहीं लिखना है, नहीं मैं एक सिंपल आपकी बात नहीं करूं, यहां पर कॉजेज इंपैक्ट नहीं लिखना है, लेकिन इसको भी किसके साथ एसोसिएट करना है, फिलॉसफी के साथ, कि क्यों आया, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, है ना। आप बताइए क्या बोल रही थी आप? हाँ हेल्थ आया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, डेटा वेटा कुछ नहीं, ग्राफ डेटा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये तो हमने देख लिया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, प्लीज कि इससे का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी तक हमने 3 वर्क्स कर लिया है। फर्स्ट थीम डिसाइड किया, एनेक्डोट्स एंड कोट्स लिखा। अब क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। पहले तो क्वेश्चंस फॉर्मेशन, मेरा बिल्कुल अलग तरीका है ना, और इससे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स आए हैं, मेरे भी जब यूपीएससी लिख रहा था उससे भी मार्क्स आए हैं। अब इसको ट्रस्टेड मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मन में ये क्वेश्चन होता है ना कि इसमें लिखे क्या, तो लिखे क्या के लिए, क्वेश्चंस फॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हमने देखा यहां पर 2-3 जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो यहां पर जैसे हमने थीम डिसाइड किया था कि यहां पर थीम क्या है, नॉलेज है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, है ना। सेल्फ डिस्कवरी के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसका मेथडोलॉजी क्या क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बना लिया कि खुद को जानने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। कैसे जान सकते हैं खुद को, नॉलेज से, मेडिटेशन से, योगा से, है ना, भक्ति से, क्या ऑब्जर्व करके, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि सेल्फ डिस्कवरी है क्या। मेक द क्वेश्चंस, what is self discovery, why it is required, what are the processes to find yourself, what are the processes to find yourself, anyone, why it is important, ठीक है। और ये 3-4 जो क्वेश्चंस है, ये 3-4 क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस नहीं है, इनको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, इनको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज कि फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेक द क्वेश्चंस बना लो भाई, क्वेश्चंस बना लो कि ये क्वेश्चंस बनेंगे। और इसमें क्वेश्चंस भी 2-3 टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा
दो तीन टाइप के होंगे। पहला जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चंस फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट क्या होगा, बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये किससे रिलेटेड होंगे, कीवर्ड से। जैसे हमने यहां पर देखा था, इसी तरीके से मैं दो तीन और क्वेश्चंस बता रहा हूं और आप लोग उसमें से बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो हमने डिस्कस करा था कि लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। या उससे भी थोड़ा और बैक पहले जाएं तो क्या बनेगा, ये तो मेन क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज लाइफ, पहले तो बेसिक चीज की लाइफ है क्या, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ह्यूमन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ए ह्यूमन बीइंग, वो तो फिर मेन क्वेश्चन हो गया, है ना, कि कैसे कनेक्टेड है और इसमें डिफरेंस। व्हाई इट इज ए लॉन्ग जर्नी, है ना। तो देखो, और अगर 5-6 क्वेश्चन आपने बना लिया, ठीक है, 800 वर्ड्स तक पहुंचना है, आपने 5-6 क्वेश्चंस बना लिया और सारे क्वेश्चंस में 5 पैराग्राफ आपने बना लिया और हर एक पैराग्राफ के लिए 2-2 एग्जांपल्स भी लिख दिए, हो गए आपके 800 वर्ड्स। कितना आसान काम है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, मैं अभी 10-15 क्वेश्चन बताता हूं और आप लोग मुझे क्वेश्चंस बताओ कि इसमें क्वेश्चन क्या होगा। लर्निंग प्रोसेस है। ये क्वेश्चंस देखो, दो तरीका है क्वेश्चंस, या तो आप अपने कॉपी क्वेश्चन के ऊपर लिखो, कॉपी में मत लिखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेक करने वाला कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसको लगे कि ये ओल्ड मेथड वाला हो, उसको लगे कि ये थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहा है ना। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज लाइफ, है ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बीइंग ए ह्यूमन, राइट। तो उसको अगर हम लोग क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर बना लो कि मुझे इन 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। मैं ये करता था, ठीक है, यूपीएससी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे कई बार, तो मैं क्या करता था कि 5 क्वेश्चंस लिख लिया कि मुझे ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चंस मुझे लिखना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका आंसर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वो डेविएट नहीं होता। अदरवाइज ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी को फुलफिल नहीं कर पाते, कुछ और लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, आपको दिक्कत, कोई दिक्कत आपसे पूछो, है ना, कोई इश्यूज होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे प्लीज बताइएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या सभी को। तो क्या बताया मैंने सबसे पहले, तो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, एंड ये क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है ये प्रैक्टिस से आएगा। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा। अभी 2-4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी एक और वो क्वेश्चन था ना, वो कौन सा यूटोपिया वाला जो था, किधर गया वो क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ डिजायरलेसनेस इज, क्या था ये क्या है, बिल्कुल बताओ। अगर आपके पास डिजायर नहीं है तो ये क्या नहीं है, बोलो। अगर आपके पास डिजायर नहीं है तो इट इज ए मिथ। फिलॉसफी ऑफ डिजायरलेसनेस इज ए मिथ एंड मेटलिज्म जो है इज ए यूटोपियन, सॉरी, द फिलॉसफी ऑफ डिजायरलेसनेस इज यूटोपियन वाइल द मेटलिज्म इज ए चिमेरा, मतलब कि वो क्या है, एक मिथ है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। पहला, सबसे पहले तो क्या बनेगा क्वेश्चन कि वांटलेसनेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांटलेसनेस, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेरियलिज्म, है ना। और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लिखेंगे ऐसे एक कनेक्टिविटी के साथ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज मेटलिज्म, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट या सो डोमिनेंट, या व्हाई इट इज सो फेमस इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, है ना। क्वेश्चन बना लिया, नहीं समझ में आ रही बात, है ना, क्वेश्चन बना लिया। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस बनाना है, और वो जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके कीवर्ड बेस्ड होंगे, ठीक है। मेरे इस फॉर्मेट को देखो, आप आराम से 800 क्वेश्चंस लिखोगे और टू द पॉइंट लिखोगे, कीवर्ड बेस्ड होंगे। अब लिख लिया। अब इसके बाद, लेकिन इनमें मार्क्स नहीं है, जैसे मान लो कि 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स है, तो इसमें मान लो कि बहुत अगर मार्क्स उठेंगे, बहुत मार्क्स उठेगा तो 10 मार्क्स का हो गया ये क्वेश्चन मैक्सिमम, ज्यादा मार्क्स इसमें नहीं है।
मेन मार्क्स किस में होता है? जो क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करता है। जैसे एक हमने देखा था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज नाउ टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो अब लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज हाउ इट इज टेक्निकली आउटसोर्स। ये कैसे टेक्निकली आउटसोर्स्ड है, इसके एग्जांपल्स देंगे कि आज के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं, जैसे आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आजकल घर में इंग्लिश का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा है। भाई दिन भर वो क्या बैठ के टीवी देखता रहता है, सोशल मीडिया का यूज करता रहता है। सोशल मीडिया से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? थॉट फॉर्मेशन कर लेते, ये बेकार है, ये अच्छा है। इस तरीके की रीजनलिज्म, इस तरीके का आपको क्या बोल सकते हैं, कास्टिज्म, जब तक ये सब नहीं था, आप पहले के सोसाइटीज में देखेंगे बोलने के लिए था कि ज़्यादा आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के बीच में क्या बोलते हैं वो, नहीं भाईचारा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं था, ये भाईचारा था ज़्यादा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पहले उतना ज़्यादा नहीं था, ऑल्दो लगता है कि पहले ज़्यादा था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ किसके कारण? टेक्नोलॉजीज के कारण, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा, ये बेसिक क्वेश्चन बनेगा, और ये बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो किसको फुलफिल करता होगा? कीवर्ड्स को। किसको फुलफिल करता होगा? कीवर्ड्स को। एंड उसके बाद मेन क्वेश्चन बनेगा, और इसी में 50 मार्क्स होते हैं, और इसको कम से कम 400 वर्ड्स में लिखना है, या उससे भी ज्यादा, 500 वर्ड्स भी लिखो तो सही होगा। 400 to 500 वर्ड्स पे मेन क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। 200 to 300 में सारा कोट्स, स्टोरीज, है ना, कोट्स, स्टोरीज, ये सारा जो है 200 to 300 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। मेन यहां पे मेन क्वेश्चंस में, तो हर क्वेश्चन के अंदर, हाँ अभी एंटीथेसिस थेसिस पे आएंगे, अभी हम लोग, अभी तो थेसिस पे ही आए हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमेशा कभी भी क्वेश्चन को थेसिस पे कंप्लीट नहीं करेंगे, मेन सपोर्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे यहां पर आपने थेसिस लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, 3 इसमें चीजें हो गई। पहला तो बेसिक, सबसे पहले आपने क्या करा? बेसिक कीवर्ड्स लिखा, बेसिक कीवर्ड्स। उसके बाद आपने क्या किया? मेन क्वेश्चन लिखा, और इस मेन क्वेश्चन के बाद मेन क्वेश्चन लिखा, और इस मेन क्वेश्चन के बाद अब क्या चाहिए? तो इसका आपको एंटीथेसिस चाहिए। ये थेसिस था, इसका जस्ट अपोजिट में एक एंटीथेसिस चाहिए कि क्या, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा था? द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। तो क्या लिखेंगे कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा सारी चीजें जो है आप वो टेक्नोलॉजी से ही नहीं लर्न करते। तो थेसिस एंड उसके अपोजिट में आपको क्या करना होता है? थेसिस के जस्ट अपोजिट में एंटीथेसिस लिखना पड़ता है ना। थेसिस के अपोजिट में आपको एंटीथेसिस हमेशा लिखना पड़ेगा। हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसके सपोर्ट में ही लिखते जाएं, उसके अपोजिट में भी आपको कुछ वर्ड्स जो है वो क्या करना पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है? उसके जो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली काउंटर व्यू। काउंटर व्यू, व्यू हो गया, एंड व्यू के बाद दूसरा क्या हो गया? काउंटर व्यू, कि हमेशा ऑलवेज क्या होगा? टेक्नोलॉजी से लर्न नहीं किया जाएगा, टेक्नोलॉजी से आपका सेल्फ डिस्कवरी नहीं होगा। कई बार क्या होता है, सब कुछ था, अभी वो कुंभ में फेमस हुआ आईआईटी वाले बाबा, ठीक है, अब उसको यहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग कि सारा कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो लाइफ है वो सेल्फ डिस्कवरी जो है वो किसी और भी चीज़ों से क्या हो सकता है? अफेक्टेड हो सकता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसके दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या हो गया? 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो हुआ वो क्या हो गया? सबसे पहले थीम डिसाइड कर लिया था, फिर हमने क्या लिखा बोलो? बेसिक कीवर्ड्स। फिर क्या लिखा? बेसिक कीवर्ड्स लिखने के बाद फिर क्या लिखा? मेन क्वेश्चंस, और इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड इसके बाद फिर इसका मेन क्वेश्चन, उसके बाद उसका एंटीथेसिस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर व्यू। एंड देन हम लोग क्या करेंगे? आंसर को कंक्लूड करेंगे।
कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर्स को कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंक्लूजन के अंदर क्या होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कंक्लूजन के अंदर क्या क्या होगा, है ना। कंक्लूजन में क्या क्या होगा, तो कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूं कि कंक्लूजन का फॉर्मेट होता है एक, है ना, जिस फॉर्मेट को हमें यूज करना चाहिए। हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिव नोट, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करना है। और यही फॉर्मेट, कंक्लूजन का फॉर्मेट मोर एंड लेस एसए का भी और जीएस का भी सेम होता है। ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिव नोट कि हाँ, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज नाउ हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, नो डाउट, है ना। लेकिन समटाइम्स पॉजिटिव के बाद फिर निगेटिव कि इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, ये सभी केसेस के लिए ट्रू नहीं है, इन एवरी एस्पेक्ट इट इज नॉट ट्रू, राइट। तो पॉजिटिव लिखा, निगेटिव लिखा, देन ये दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद की जो दो चीजें मैं लिख रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि ठीक है टेक्नोलॉजिकली हम लोग सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कई सारे प्रोसेसेस हैं, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू फाइंड आवर सेल्फ, है ना, सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पे भी कुछ केस स्टडीज देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा, केस स्टडी, सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, केस स्टडीज देना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसे खुद को फाइंड आउट करा था, रियल केस स्टडीज देना पड़ेगा। यहां पे रियल केस स्टडी चलेगा, नहीं इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी आप स्टोरी में लिख सकते हैं, अब पर्सनल नहीं। केस स्टडी का मैं आपको ये भी बना के दूंगा कि केस स्टडीज का लिस्ट बना कर दूंगा कि ऐसे थीम में ये केस स्टडी यूज करेंगे अपन, ठीक है। क्या बोल रही थी मैम, हाँ, ये केस स्टडीज का मैं आपको लिस्ट बना कर दूंगा कि कौन सी जगह पे कौन से केस स्टडी को यूज करेंगे। स्टार्ट करना है, ये वे फॉरवर्ड नहीं है, इसको सेम उसी मेथड में उसी पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपको ऐसे बताना होगा कि कुछ पॉजिटिव लाइंस आपने लिखा, फिर निगेटिव लिखा कि ये प्रॉब्लम है, उसी स्टेटमेंट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा कि इसके अलावा और दूसरे मेथड से भी ये किया जा सकता है। एंड सॉल्यूशन के बाद देन सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, विजन होता है, कंक्लूजन का पार्ट है। कंक्लूजन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, नहीं दो, एक पैराग्राफ में ही है, लगभग ये लगभग 50-100 वर्ड्स के आसपास होगा, 50-70 वर्ड्स होगा। लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे कि सबसे पहले पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव के बाद फिर उसके हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं, तो निगेटिव लिखा, देन ये अगर हम लोग करें तो सॉल्यूशन हो गया, तो ये होगा, क्या हो गया, विजन हो गया। जैसे 800 वर्ड्स में लिखना है तो 70-80 वर्ड्स, 10%। नहीं, सॉल्यूशन में अब आप इसको ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन बता रहे कि दीज आर द पॉइंट्स, वे फॉरवर्ड नहीं, इस एक सेंटेंस में ही जाएगा। नहीं, जीएस के भी कंक्लूजन में तो एक वर्ड में ही जाएगा ना, सिंगल वर्ड में, सिंगल सेंटेंस में ही जाएगा, तो वो सिंगल सेंटेंस में जाएगा सॉल्यूशन, एंड देन उसके बाद लास्ट करेंगे कि ऐसा होगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डाल सकते हैं, बट वो बहुत बेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है। ये लगता है जैसे कि वो मतलब वो कोट लास्ट में शायरी टाइप का फील आता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ
अब वो लिख सकते हैं, बट जैसे देखो एक बात समझना कि जब आप सॉल्यूशन एंड विजन लिखते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिव नोट पे आंसर्स को इंड करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन विजन लिख के आप पॉजिटिव नोट पे इंड करते हैं, अपना एटीट्यूड बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं इंड कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा माइंडसेट बेहतर होता है। अदरवाइज लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कोट्स या तो फर्स्ट में यूज करो या बीच में यूज करो, लास्ट में कि ये होगा जो तेरे निशान होंगे ऐसे वाला, तो वो वाला फिर वो शायरी टाइप का लगता है, उसमें फिर मार्क्स है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से ये बोलूंगा कि आपको क्या करना है, आपको टू द पॉइंट जाना है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट फॉर्म में नहीं, क्वेश्चंस के डिमांड से डेविएट नहीं करना है, क्वेश्चन के डिमांड से डेविएट नहीं करना है। एंड दिस इज द फॉर्मेट। हमेशा पॉजिटिव मैं क्वेश्चंस कहूंगा तो समझ में आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव्स, सॉल्यूशंस एंड लास्ट वन इज विजन, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को देख लो कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी देख लो या कोई भी देख लो, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो है वो अभी टेक्नोलॉजिकली क्या कर लिया गया, आउटसोर्स कर लिया गया, नो डाउट। लेकिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स करने से कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए, कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज करें, टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज करें, तो हमारा क्या होगा, सेल्फ डिस्कवरी भी होगा, नॉलेज भी गेन होगा, हमारी इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, रेजिलियंस ज्यादा होगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। एंड देन हम लोग क्या कर पाएंगे, खुद को खोज पाएंगे, सेल्फ डिस्कवर कर पाएंगे। एंड सेल्फ डिस्कवर कर पाएंगे तो वर्ल्ड जो होगा, अगर सब लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं तो वर्ल्ड जो होगा उसके अंदर जितने भी आपको देखते हैं भ्रष्टाचार है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंड करना आंसर को बहुत जरूरी होता है। आप अगर देखो सुबह सो के उठे, जैसे द हिंदू पेपर है, सब कुछ अच्छा लिखा रहता है, लेकिन उसका आप देखोगे ना, उसका जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो लगेगा कि कोई मार के है जो खराब कर दिया है। बात समझ में आ रहा है, एकदम लगेगा इतना निगेटिव एटीट्यूड के साथ, है ना, कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा निगेटिव एटीट्यूड रहता है, सब पॉइंट्स सब कुछ ठीक रहेंगे। तो कोई भी नहीं चाहता है कि निगेटिव एटीट्यूड के साथ आप आंसर्स को कंक्लूड करें, कोई नहीं चाहता है। तो ये 4-5 फैक्ट्स हैं, इन 4-5 चीजों से हम लोग को आंसर्स को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा देखोगे, कंक्लूजन में क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव्स, फिर क्या निगेटिव्स, फिर सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन के बाद क्या हो गया, सबसे लास्ट वन इज विजन। तो ऐसे करके अपने आंसर्स को कंक्लूड करना है, और ये आपको 70-80 वर्ड्स में पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा तरीका था। अब एक और चीज है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हम लोगों को कौन से क्वेश्चन को चूज करना चाहिए, है ना। ये बड़ा इशू होता है कि सिंपल क्वेश्चन चूज करें, टफ क्वेश्चन चूज करें, कौन सा क्वेश्चन को चूज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि वहां पर 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 4-5 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 4-5 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन चूज करें जिससे मार्क्स आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को आपको चूज नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, और ओवर स्मार्ट बन के एक नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, ये काम करना सही नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को आपने चूज किया, नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स को आपने चूज किया, और वहां पे मार्क्स आपको मिल जाए, पॉसिबल है, लेकिन ऑलवेज इतना अच्छा किस्मत हो, ये संभव नहीं है। मैक्सिमम टाइम में इतना अच्छा किस्मत नहीं होता है, सामने वाला का अगर आपका अप्रोच माइंडसेट आपके साथ नहीं मिला, वो नंबर कट कर देगा, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि प्रॉपर डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ द एसे, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा, है ना। अगर आप डेविएट हो गए तो नंबर नहीं आएगा। मैंने, हाँ प्लीज एक सेकेंड, ओके, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि मैंने क्या बोला कि नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को चूज क्यों नहीं करना चाहिए, सो समझोगे कि नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को चूज नहीं करना क्यों चाहिए, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। देखोगे इसमें क्या होता है
मैंने क्या बोला था कि अवॉइड एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। कि एग्जामिनेशन में जाकर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे नए नए वर्ड्स, नए नए तरीके को देख रहे हैं। तो उसमें मैंने बोला ना कि आपका माइंडसेट सामने वाले के माइंडसेट के साथ मैच करे, ये जरूरी नहीं है, वहाँ पे फिर मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल टॉपिक चूज करो, लेकिन उसी सिंपल टॉपिक में, सिंपल टॉपिक चूज करो लेकिन उसी सिंपल टॉपिक में आपको क्या करना है कि बेस्ट लिखने का कोशिश करना है। और इन सारे जो फॉर्मेट्स मैंने बताया, उन सारे फॉर्मेट्स को लिखने का कोशिश करना। मैं 4-5 पॉइंट्स आपको अपने इनसे बताता हूँ। थीम डिसाइड करना है, क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस में मेन क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका एंटीथेसिस लिखना है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर व्यू बोलते हैं, उस काउंटर व्यू को लिखना है, कंक्लूड करना है, और इन सभी के बीच में कोट्स 1-2 यूज करना है, और लैंग्वेज, लिटरेचर, लैंग्वेज, जो जो चीजें यूज करनी है वो सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। इसके लिए आपको ज्यादा इधर उधर पैनिक नहीं होना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं थीम्स के अंदर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपको इसके बारे में। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग फर्स्ट थीम के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड जो हमारा फर्स्ट थीम होगा, मैं फिलोसफिकल थीम के साथ ही स्टार्ट करूंगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फिलोसफिकल थीम के साथ ही क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जैसे कि नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, रिलीजन हो गया, रेशनलिज्म हो गया, ठीक है, आपको इमोशंस हो गया, कॉम्पैशन हो गया, करेज हो गया। इन्हीं ये जो फिलोसफिकल थीम्स है इनके साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये थीम्स ही आगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होंगे, सारे थीम्स में यूज होंगे। ठीक है, तो आप लोग के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। 1 बजे से ही रहेगा हम लोग का क्लासेस। ठीक है, हाँ 1 से 3:30 तक रहेगा। हाँ हाँ, ऑनलाइन भी रहेंगे। फिर से पूरा स्ट्रक्चर बताऊं? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वही तो मैंने बताया। ब्रेन स्टॉर्मिंग के जैसे टाइम उसमें नहीं लगेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब वही हो गया, क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग में जैसे इसको एक वर्ड बोल दिया गया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में कुछ करने का जरूरत ही नहीं, आप क्वेश्चंस बना लो। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ। जैसे वो वाला था ना कि द हैंड दैट रॉक्स द कर्डल रूल्स द वर्ल्ड, है ना, मतलब कि पालना झुलाने वाले के हाथों में संसार की बागडोर होती है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया कि कौन है जो कि कर्डल्स को क्या करते हैं, उसको रॉक करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकता है। अब इसके 2-3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि क्यों ऐसा होता है, उनसे कैसे, जैसे साइकोलॉजिकली जुड़े होते हैं, इमोशनली जुड़े होते हैं, तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं, उन रीजंस के बारे में देखेंगे। हम उसका इम्पैक्ट भी लिखेंगे, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि इम्पैक्ट ये है, जो उसी में आगे करते जाएंगे और इसके एग्जांपल्स देते जाएंगे समटाइम्स। और एंटीथेसिस में उसके जो अपोजिट टाइप के एग्जांपल्स हैं उसको लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, सोसाइटी जो होती है, वो आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है ना, लेकिन कोई आदमी जो है वो ओसामा बिन लादेन भी बन जाता है ना। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा बस उन्हें नहीं सिखाया हो, अपब्रिंगिंग भी सही तरीके से हुई होगी, लेकिन वो क्या करने लगता है, गलत वर्क करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग सर्च करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में बता देता हूं। सबसे पहला काम सब लोग सुनेंगे, सबसे फर्स्ट वर्क हमें क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, थीम। फर्स्ट वर्क थीम डिसाइड करना है, सभी लोग समझेंगे। फर्स्ट वर्क डिसाइड द थीम। सेकेंड वर्क आपको कोट्स लिखना है उससे रिलेटेड, जो मैं लिखाऊंगा। अब थीम जैसे ही डिसाइड हो गया, उससे रिलेटेड कोट्स मैं आपको लिखा दूंगा। केस स्टडीज, एग्जांपल्स मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद उस कोट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए उससे रिलेटेड अगर आपके पास स्टोरी, अब ये जो स्टोरी बन रहा है, इस स्टोरी में 2 चीजें हैं। या तो ये स्टोरी कोई बुक्स की हो सकती है, या यहाँ पर जो आप बात कर रही थी कि मैं खुद से भी बना सकता हूं, तो यहाँ पे आप स्टोरी खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आगे नहीं, यहाँ पे एनेक्डोट्स जिसको बोलते हैं, उसको आप खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहाँ खुद से बनाने जाओगे, जो स्टोरीज हैं उसी स्टोरी में से कोई एक डाल दो, क्योंकि आपने कहानी बनाया, हो सकता है कि वो कहानी उसके साथ रिलेवेंट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, थीम को एक्सप्लेन करेंगे,
क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट के पास जाएंगे, फिर उसका आपको एंटीथेसिस करेंगे, थेसिस हुआ और उसका एंटीथेसिस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा व्यू, काउंटर व्यू करेंगे, एंड काउंटर व्यू करने के बाद उसका कंक्लूड करेंगे। बस यही 5 काम करना है, आपका हो जाएगा 800 वर्ड्स विथ रेलेवेंसी। नहीं, क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं वहां पे, उन्होंने भी यही बुझा, उस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, वो क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन शीट पे लिखना है, पेंसिल से बना लेना है, पेन से बना लेना है कि मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका आंसर डेविएट नहीं होगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन जैसे आपने 50 वर्ड्स लिख दिया थीम के एक्सप्लेनेशन पे, 100 वर्ड्स लिख दिया, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसी को आगे नहीं बढ़ाना है। अदरवाइज आपका अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे कि उसी के बारे में लिखते चले जाएंगे 3 पेज, एंड जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस लिख लेना कॉपी पे। ऐसे मैं पहले बोलता था कि आप क्वेश्चन को भी वहां पे लिख सकते थे, लेकिन अब वैसे नहीं लिखो, क्योंकि 1-2 कॉपीज में मैंने देखा कि थोड़ा सा मार्क्स उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि वहां पे आपको यह करना है कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसे ऐसे करके आप पैराग्राफ चेंज करते हुए उनको लिखते जाओगे। क्वेश्चन वहां लिखने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को अपने कॉपीज के ऊपर लिख लो। ठीक है, इससे आपका आंसर जो है ना वो डेविएट नहीं होगा, टू द पॉइंट रहेगा। हम नॉलेज का डेफिनेशन लिखते हुए चले जाएंगे। हाँ, वो ऐसे करके आप आगे बढ़ते बढ़ते हुए आप उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट? तो ये था पूरा इसका फॉर्मेट, है ना। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई और भी डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आज के, हाँ प्लीज। जैसे स्टोरी के लिए अपना 9th-10th क्लास का देखना, एनसीईआरटी के बुक में सबसे बेस्ट फॉर्मेट वही है। वो बताएगा कि ये ऐसा था, इस गांव में ऐसा हुआ था, फॉर्मेट वही है। पालमपुर गांव है, हाँ 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 हाँ, इमेजिनरी लिख सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब एनेक्डोट्स लिखेंगे वहां पर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं और जो एक्चुअल है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में जब कंक्लूड कर रहे हैं या और कहीं भी जगह पे इमेजिनरी नहीं लिखेंगे। हाँ, उसके बाद आपको स्टोरीज जो है वो डालना चाहिए, उससे उस क्वेश्चन के साथ उसका लिंक्ड होना चाहिए। हाँ, कोड को थोड़ा सा एलोब्रेशन चाहिए, कोड का हल्का एलोब्रेशन चाहिए। आप क्या पूछे थे सर? नहीं, हेडिंग सब हेडिंग यूज नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हेडिंग सब हेडिंग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल नहीं लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। इसके ये सब चीज नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये सब चीज नहीं करें। नहीं, उसको लिख दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टॉपिक सब हेडिंग्स जो वहां पे चलता है वो चीज नहीं। ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख, यहां पर क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए और क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है। नहीं, वो अब नहीं, फिलोसफिकल एसेज में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, देखिए आपको बड़ा ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, पेज तो भरा हुआ होना चाहिए। आंसर में समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेज तो भरा हुआ होना चाहिए, रिलेवेंसी हो तो और बेहतर है ना। नहीं, इसमें मार्क्स लेकिन एक्सीड क्यों होगा, उसका उतना जो प्लेस है उस जगह है, उस जगह में ही लिखना होगा, है ना। तो वो तो जगह आपको ऑलरेडी दिया हुआ प्लेस। नहीं, अब आपने बहुत ज्यादा वहां पे जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ही लिखना है, तो फिर आप स्पेस काट के अब नहीं, लेकिन देखो जितना स्पेस है ना उस स्पेस को फुलफिल करो पूरा। ठीक है, जितना स्पेस है उस स्पेस को लिखो, रिलेवेंसी रहे तो और बेस्ट है ना। रिलेवेंसी के साथ अगर पूरा पेज लिखते हो, क्योंकि एक बात मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस बार, है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन जीएस की मैं बात बताता हूँ, जिन्होंने क्या किया कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उन्होंने 100 वर्ड्स में लिखा, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। और बहुत बेस्ट आंसर लिखा है। यूपीएससी में ना उसमें 10 मार्क्स में से 4.5 मार्क्स आएंगे, इतना अच्छा आंसर लिखा है। 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, 5.5 भी आ सकते हैं, इतना अच्छा लिखा है, लेकिन वो 1890 वर्ड्स में लिखा है, उसमें मार्क्स ही नहीं दिया है। ठीक है,
तो यहाँ थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है। यूपीएससी में क्या होता है ना कि आप कुछ भी नहीं करोगे, बस पॉइंट डिमांड को फुलफिल कर दिया तो चलेगा। यहाँ डिमांड भी फुलफिल करना है, पेज भी फुलफिल करना है, पेज को भी पूरा तरीके से दोनों काम करना है। रिलेवेंसी के साथ पूरा पेज लिखो तो उसे नहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, निश्चिंत है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के, हाँ प्लीज सर। मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? देखो हम्म हम्म नहीं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका कौन, देखिए कोट्स को यूज करना तो सही रहेगा, ठीक है। आप कोट यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा यूज करेगा तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो है उससे तो प्रभावित तो होता है, ठीक है, कि इसने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ कोट्स लिखा है, तो प्रभावित तो होता है। इससे में तो ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं, मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ चॉइस नहीं है, ये जो मैं कॉपीज के थ्रू जो मैंने स्टडी करा है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा चॉइस नहीं है, ठीक है। कि नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन कोट्स लिखना, मतलब मेरा ये मानना है कि कोट्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कॉपीज़ में मैंने देखा है, मैंने खुद लिखा है, वहाँ पे कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। कोट्स लिखेंगे तो, और बाहर क्या पड़ेगा, आप हर थीम से रिलेटेड 2-2 3-3 कोट्स भी अगर आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो वो यूज हो जाता है। आप एक बार करिए, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़िए, वो यूज हो ही जाएगा, हो जाएगा यूज, आप एकदम निश्चिंत है। आप उस जगह पे पहुंचेंगे, उस थीम पे पहुंचेंगे, और वो खुद, अब थोड़ा थोड़ा तो आपको काम करना पड़ेगा, कुछ स्टोरीज आपको खुद भी देखने पड़ेंगे। आप देखोगे ना, अगर इस बार के कॉपीज को, बहुत सारे कॉपीज को देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 8, 9, 10th की जो स्टोरीज थी उन स्टोरीज को लाकर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो वो डिपेंड करेगा हम लोग कैसे इस पे वर्क करते, आगे चलते कैसे हैं, इस पे ये डिपेंड करेगा। और इसके डिफरेंट अप्रोचेज भी होते हैं, जैसे वहाँ पे भी सोशल पॉलिटिकल अप्रोच होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट अप्रोच होते हैं सोशल पॉलिटिकल, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि सोशल एस्पेक्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके डिफरेंट अप्रोचेज पे चलेंगे, पेस्टल अप्रोच पे चलेंगे, पिट्स अप्रोच पे चलेंगे अप्रोचेज पे ही, लेकिन ये नहीं करेंगे कि ये अलग ये अलग ये अलग, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि कैसे हमको आगे इस पे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, और कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से, ट्यूसडे से, आप लोग की ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 to 3:30 हम लोग एक दिन में एक थीम करेंगे, ठीक है, या मैक्सिमम 1.5 थीम जो है, 1.5 थीम्स जो है एक दिन में करेंगे, ठीक है। हाँ, और 2.5 घंटे की क्लासेज होंगी, और हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे उसको, ठीक है। एक दिन में 2.5 थीम्स करेंगे, ठीक। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेंगे। एक दिन आपको लिखने के लिए दूंगा मैं, एक दिन आपको यहाँ पे कराऊंगा, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।